सोशल मीडिया के इस जमाने में किसी भी खबर का बहुत देर तक छुपे रहना बड़ा ही मुश्किल है। आज कोई भी घटना घटते ही तुरंत ही सोशल मीडिया एक्शन में आ जाता है और लोग अपना अपना जजमेंट सुनाने लगते हैं। लेकिन एक समय था जब खबरों को बाहर आने में समय लगता था। मोबाइल या इंटरनेट ना होने की वजह से सभी लोगों तक सभी खबरें सही समय तक नहीं पहुंच पाती थी। बड़ी बड़ी घटनाएं, स्कैम और स्कैंडल यूं ही निकल जाते थे और किसी का ध्यान भी उन पर नहीं जाता था। लेकिन 1992 के एक सेक्स स्कैंडल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन। इस खबर ने पूरे देश को शर्मसार किया और सभी लोगों को झंझोर कर रख दिया। 1992 अजमेर सेक्स स्कैंडल देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। तारीख 7 जनवरी 2023, पुष्कर, राजस्थान। समय दोपहर के 1:45। सवाई सिंह अपने बेटे की शादी का कार्ड बांटने के बाद पुष्कर के एक रिजॉर्ट में दोपहर के लंच के लिए रुका। तभी वहां 3 लोग हथियारों के साथ आते हैं और उन पर गोलियों की बारिश करने लगते हैं। एक गोली सीधा सवाई सिंह के माथे पर लगती है, जिसके कारण वो वहीं ढेर हो जाते हैं। 3 में से 2 लोग वहां से भाग जाते हैं और एक वहीं रुक जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि मैंने अपने बाप का मौत का बदला ले लिया। सवाई सिंह को गोली मारने वाला ये आदमी मदन सिंह का बेटा सूर्य प्रताप सिंह था, जिसने अपने बाप के मौत का बदला ले लिया। अब यहाँ एक नहीं कई सवाल पैदा होते हैं कि सवाई सिंह को गोली मारकर किस बात का बदला लिया गया, ये मदन सिंह कौन था और ये मामला किस घटना से जुड़ा हुआ है, आखिर सूर्य प्रताप सिंह वहां से भागा क्यों नहीं, और सबसे बड़ा अहम सवाल कि 2023 की इस घटना का संबंध 1992 के अजमेर सेक्स स्कैंडल के बीच में क्यों। इन सभी सवालों को जानने से पहले हमें अजमेर सेक्स स्कैंडल 1992 को अच्छी तरह से जानना होगा। अजमेर सेक्स स्कैंडल के मास्टरमाइंड यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती थे। इन्होंने बड़े शातिर ढंग से जाल बनाकर सैकड़ों मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाया। उन्होंने सोफिया स्कूल के पास वाले रेस्टोरेंट में आने वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाया। वे वहां जाते और दूसरे लोगों से अपनी प्रशंसा करवाते कि लोग उन्हें शरीफ समझें और उनकी बातों का विश्वास करें। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फारूक चिश्ती और उनके साथियों ने सबसे पहले एक बिजनेसमैन के बेटे को अपने जाल में फंसाया, उसके साथ कुकर्म किया, उसकी अश्लील तस्वीरें उतारी और उसे बाध्य किया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को वहां लाए। फिर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप किया, उसकी अश्लील तस्वीरें उतारी और उसे भी बाध्य किया कि वो दूसरी लड़कियों को वहां लाए। इसी तरह आने वाली हर एक लड़की का वहां रेप किया जाता, उसे ब्लैकमेल किया जाता, उसकी अश्लील तस्वीरें उतारी जाती। इसी तरह चेन बनाकर 100 से अधिक रसूखदार घरानों की लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया। क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न नहीं थी, नेगेटिव रील के जरिए फ़ोटो को डेवलप किया जाता था और जिन स्टूडियोज़ में फ़ोटो डेवलप होते थे वहाँ के टेक्नीशियंस भी इन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका यौन शोषण करने लगे और बाद में इन स्टूडियोज से कुछ फ़ोटोज़ भी लीक हुए। 21 अप्रैल 1992 को अजमेर के एक लोकल न्यूज़पेपर दैनिक नवज्योति में एक खबर छपी। खबर में कुछ लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें छपी, जिनके साथ कुछ आपत्तिजनक लोग नजर आ रहे थे। 2 दिन तक लगातार दैनिक नवज्योति में ये खबर छपती रही और इससे अजमेर शहर में तूफान आ चुका था। यही नहीं, इस खबर के बाहर आने से तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की कुर्सी तक हिल गई थी। उन्होंने आनन फानन में ये केस सीबीआई और सीआईडी को सौंप दिया। जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई से बच रही थी कि कहीं शहर में दंगे न भड़क जाए। सेक्स स्कैंडल का ये मामला अब पूरी तरह से लोगों की नजरों में आ चुका था, लेकिन फारूक चिश्ती और उसके साथी काफी रसूखदार थे। वे खुद को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम और खुद को चिश्ती वंशज का बताते थे। उन्होंने लोगों में डर फैला रखा था, इसलिए पीड़िता और उनके परिवार वालों ने इनके खिलाफ जाने की जरूरत नहीं की। अधिकतर पीड़िता बड़े बड़े अधिकारियों और शहर के नामचीन घरानों की लड़कियां थी। बदनामी के डर से वे और उनके घर वाले शिकायत करने के लिए सामने नहीं आए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पीड़िता लड़की ने पुलिस अधिकारी को इस पूरे मामले की सच्चाई बताई। उसे आश्वासन दिया गया कि उसकी तस्वीरें उसे वापस मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल उल्टा। उसके साथ साथ कुछ अन्य लड़कियों को भी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इस कारण से कुछ लड़कियों ने उस समय सुसाइड भी कर लिया था। मदन सिंह उस समय एक स्थानीय अखबार लहरों की बरखा में कार्यरत थे। उन्होंने अपने अखबार में लड़कियों की तस्वीरों के साथ इस खबर को छापना जारी रखा और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। उन्होंने लगभग 76 आर्टिकल्स में इस पूरी खबर को उजागर किया और अपने 76वें आर्टिकल में ऐलान किया कि अपने 77वें आर्टिकल में वो कुछ बड़े नामों का खुलासा करेंगे, जिसके कारण उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। 4 सितंबर 1992 को मदन सिंह पर जानलेवा हमला होता है। वे किसी तरह अपनी जान बचाते हैं, लेकिन जब वे आंख खोलते हैं तो खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। उन्हें लगभग हॉस्पिटल में 1 सप्ताह बीत जाता है। 11 सितंबर 1992 को मदन सिंह पर 4 से 5 लोग फिर हमला करते हैं, लेकिन इस बार वे बच नहीं पाते और 14
14 सितंबर 1992 को मदन सिंह की मृत्यु हो जाती है। जिस समय ये हमला हुआ, मदन सिंह की मां उसी कमरे में एक कोने में बैठी थी और उनके सामने उनकी बेटे की हत्या कर दी जाती है, जिससे उन्हें एक गहरा सदमा लगता है। उनकी मां घटना की इकलौती चश्मदीद गवाह थी। उनके अनुसार उनके बेटे की हत्या एक्स काउंसलर सवाई सिंह, पूर्व कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, नरेंद्र सिंह समेत कुछ और लोग थे। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं होती। मामला सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट इस मामले को रिक्रिएट करने के आदेश देते हैं ताकि आरोपियों को सजा मिल पाए। इस घटना को रिक्रिएट करने के बाद ये बताया जाता है कि माताजी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसके अनुसार हत्या करना नामुमकिन है। सबूतों और गवाहों के कमजोर होने के कारण आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन पीड़ित परिवार हाई कोर्ट में फिर से अपील करता है, जिसका नतीजा आज तक नहीं आ पाया है। जिस समय मदन सिंह की मृत्यु हुई थी, उनके उस समय 2 बेटे थे, 8 साल का धर्म प्रताप और 7 साल का सूर्य प्रताप। कानूनी रूप से न्याय न मिलने के कारण मदन सिंह का परिवार आहत था और उनकी मां अपने पोतों को उनके पिता की मृत्यु के बारे में बताती हैं, जिससे जाने अनजाने में उन दोनों बच्चों के अंदर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की भावना जागृत होती है। समय के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े होते हैं और उन दोनों बच्चों में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की आग बढ़ती जाती है। साल 2008 में दोनों ने मौका पाकर एक आरोपी को जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। कुछ समय बाद दोनों भाइयों ने फिर एक कोशिश की। इस बार उन्होंने अपना निशाना एक्स काउंसलर सवाई सिंह और पूर्व कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल को बनाया, लेकिन इस बार भी आरोपी बच निकले क्योंकि ये दोनों भाई पेशेवर शूटर नहीं थे। इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें बेल मिल गई क्योंकि इस घटना में कोई आहत नहीं हुआ था। लेकिन आरोपियों को मालूम हो चुका था कि उनकी जान को खतरा है। उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आरोपी चौकन्ने हो चुके थे और बड़े सोच समझ के अपने घर से, अपने ऑफिस से बाहर निकलते थे। समय बीतता गया और आ गया 2023। दोनों भाई कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते थे। इन्हें एक मौका नजर आता है पुष्कर के अंदर। तब 3 आरोपी सवाई सिंह पर हमला करते हैं, जिससे सवाई सिंह की मृत्यु हो जाती है और एक भाई सूर्य प्रताप सिंह वहाँ खड़ा रहता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि मैंने अपने बाप के मौत का बदला ले लिया। सूर्य प्रताप सिंह पकड़ा जाता है, लेकिन बाकी के आरोपियों को जान का खतरा बना हुआ था, इसलिए वे सब चौकन्ने हो जाते हैं और अपनी अपनी सुरक्षा बढ़ा लेते हैं। परिवार का कहना था कि उनके पिता ने एक सच्ची घटना को उजागर किया था, जिसके कारण उन्हें मौत मिली और पुलिस प्रशासन ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया, बल्कि उलट आरोपियों को सपोर्ट और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। 1992 की इस घटना को लगभग 30 साल हो चुके हैं, लेकिन ना ही सेक्स स्कैंडल के सभी आरोपियों को और ना ही मदन सिंह के कातिलों को सजा मिल पाई है। हालांकि सेक्स स्कैंडल के 18 आरोपियों में से सिर्फ 12 के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है, जिसमें 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बताया जाता है कि जमानत से बाहर आने के बाद एक आरोपी पुरुषोत्तम उर्फ बबली ने आत्महत्या कर ली। नसीफ उर्फ टार्जन जमानत से बाहर आते ही फरार हो गया। 2010 में वह फिर पकड़ा गया और आज वो बेल पर बाहर है। मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती को 2007 में सजा सुनाई गई, लेकिन उसे सिजोफ्रेनिया बीमारी के कारण मेंटल घोषित कर दिया गया। नसीफ को 2003 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज वो बेल पर बाहर है। पुलिस ने इस घटना के बाद सप्लीमेंट्री चालान पेश नहीं किया, जिस कारण से आरोपियों को बार बार कोर्ट में सुनवाई के लिए आना पड़ता है। इस गलती के कारण केस आज भी खिंच रहा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस केस के आरोपियों को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये जघन्य अपराध देश के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया है। तो आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी घटनाओं को जानने के लिए बने रहिए GRC स्टोरीज के साथ।